कॉल्ड मॉर्बियस, जिसका इंतजार आपको काफी टाइम से था और अब वक्त आ चुका है इस शानदार कहानी को आपके सामने एक बेहतरीन व्यू में प्रेजेंट करने का। मॉर्बियस एमसीयू और सोनी की तरफ से एक ऐसा एंटी हीरो है जो कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में कहीं न कहीं एग्जिस्ट होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से वेनम, जो कि एक एंटी विलन पर्सनालिटी है, उसने भी अब एमसीयू के यूनिवर्स में अपना हाथ डाल दिया है, उसी तरीके से मॉर्बियस भी अब इसमें आने वाला है। लेकिन अब एमसीयू के यूनिवर्स से कौन सा स्पाइडरमैन उसका विलन बनेगा, टॉम हॉलैंड, एंड्रयू गारफील्ड या फिर टॉबी मैguire, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। सो तब तक के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें कोस्टा रिका कंट्री दिखाई जाती है और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की मदद से डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने कुछ लोगों के साथ में एक ऐसी पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ खास तरीके के चमगादड़ पाए जाते थे और इनके अंदर बाकियों के मुकाबले ज्यादा पावर और साथ ही ये साइज में ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इन्हें कहा जाता था वैम्पायर बैट्स। जिसके बाद मॉर्बियस अपने हाथ पर एक कट लगाता है और इस खून की खुशबू को सूंघकर काफी सारे चमगादड़ उस पर आकर्षित होकर आने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद में कहानी यहाँ से जाती है 25 साल पीछे फ्लैशबैक में और यहाँ पर हमें यंग मॉर्बियस दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक हैंडीकैप होता है और इसे चलने फिरने में दिक्कत होती है। बेसिकली बचपन से ही मॉर्बियस को एक रेयर ब्लड डिजीज थी और साथ ही डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि अब उसके पास में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब जिस हॉस्पिटल में मॉर्बियस होता है, कुछ टाइम बाद उसी में एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लूशियस। इन दोनों की ही मुलाकात के बाद में इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहीं पर मॉर्बियस उसे माइलो नाम देता है। दरअसल इन दोनों को ही एक जैसी बीमारी थी, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी और साथ ही चलने फिरने में प्रॉब्लम और वही रेयर ब्लड डिजीज का फंडा। लेकिन यहीं पर इन दोनों का ध्यान रखने के लिए एक डॉक्टर भी थे जिनका नाम था एमएल निकोलस। ये डॉक्टर होने के साथ साथ इन दोनों के काफी अच्छे गाइड भी थे जो कि हर वक्त उनका ध्यान रखा करते थे। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि मॉर्बियस को ब्लड डिजीज होने के बावजूद भी वो पढ़ने में काफी होशियार था और इसीलिए मॉर्बियस की इंटेलिजेंस को देखते हुए उसे यूएस पढ़ाई के लिए भेजा जाता है और अब स्पेशल स्कूल में काफी सालों तक पढ़ाई कर लेने के बाद में आगे चलकर वो एक होनहार डॉक्टर बनता है और साथ ही एक सिंथेटिक ब्लड का आविष्कार भी करता है जिसकी मदद से उसने काफी सारे लोगों की जान बचाई थी। एंड दैट इज द रीजन मॉर्बियस को इस सिंथेटिक ब्लड के आविष्कार के चलते उसे नोबेल पुरस्कार मिलता है। एक दिन मॉर्बियस अपने लैब में काम कर रहा था। उसका लैब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में था और उसके लैब का नाम था होराइजन लैब्स, जहां वो अपनी कोलीग मार्टिन के साथ था। बेसिकली मॉर्बियस यहाँ पर मार्टिन के साथ मिलकर सालों से अपने इस ब्लड डिजीज को ठीक करने के लिए उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता आया था और आज फाइनली काफी सालों की मेहनत के बाद में उसे एक छोटा सा तरीका मिल गया था जिसमें वो वैम्पायर बैट्स के डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिला देता है और उन दोनों की हेल्प से एक सीरम को तैयार करता है। मॉर्बियस को विश्वास था कि ये सीरम उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को खत्म कर देगा। इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेने के बाद में वो एक खुशखबरी अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो के साथ भी शेयर करने जाता है और यहाँ हम माइलो को देख पाते हैं जो कि काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और साथ ही खास बात ये थी कि आज तक मॉर्बियस ने अपने बड़े बड़े जो एक्सपेरिमेंट करे थे उन सभी की फंडिंग उसे माइलो से ही मिली थी। वो माइलो को बताता है कि उसने एक ऐसा सीरम बनाया है जो कि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को कम करने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि खतरनाक हो जाए, इसलिए वो इसे करने के लिए कहीं दूर जाएगा। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इंटरनेशनल वाटर में, जहाँ पर एक शिप की मदद से मॉर्बियस मार्टिन के साथ साथ कुछ किराए के गुंडे भी अपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए ले जाता है और समुद्र के बीच में अब वो वक्त आ चुका था जब माइकल अपना एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने वाला था, जहाँ पर मार्टिन उस सीरम को मॉर्बियस की बॉडी में इंजेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर तो उसका उल्टा ही रिएक्शन देखने को मिलता है। धीरे धीरे इंसानों वाली बॉडी अब एक दरिंदे में बदलने लगती है। मॉर्बियस की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है और यहीं पर मॉर्बियस ह्यूमन से एक वैम्पायर में बदल जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल था और हर जगह उथल पुथल मच चुकी थी। इसी वजह से वो सारे लोग वहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं अपनी बंदूकों को लेकर और जब मॉर्बियस उनके सामने आता है तो ये सब उसे देखकर डर जाते हैं और उल्टा उसी के ऊपर गन फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त वैम्पायर बना मॉर्बियस बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। उसकी ताकत मानो 100 गुना बढ़ चुकी थी। उसकी सुनने समझने की शक्ति और साथ ही सुपर फास्टनेस और सुपर स्ट्रेंथ उसमें आ चुकी थी, जिनका यूज करते हुए मॉर्बियस वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार डालता है और उन्हें मारकर उनके शरीर से उनका पूरा खून कंज्यूम कर लेता है। यहाँ पर मार्टिन भी थी जो कि इस हादसे के दौरान बेहोश हो चुकी थी और अगले दिन जब मॉर्बियस को होश आता है तो वो देखता है कि सारे के सारे लोग
जान से मारे गए हैं। और जब वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उनमें वो अपने आप को पाता है। अब कहीं वो पुलिस के द्वारा पकड़ा ना जाए इसलिए वो वहीं पर सीसीटीवी फुटेज को मिटा देता है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्टिन को सही इलाज की जरूरत थी, इसलिए जब वहां पर पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मार्टिन को तो अपने साथ ले जाती है, लेकिन मॉर्बियस कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए वो पहले ही वहां से भाग जाता है। जिसके बाद में मॉर्बियस अपनी लैब में पहुंचता है और यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को चेक करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करता है। अपनी पावर्स को चेक करने के साथ साथ उसे ये बात भी पता चलती है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसे ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है, और अगर वो ब्लड को कंज्यूम नहीं करेगा तो वो फिर से पहले की तरह बन जाएगा, यानी कि उसकी पुराने शरीर में वापस आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक अच्छा इंसान होता है, वो नहीं चाहता था कि वो खुद के लिए किसी और की जान को कुर्बान कर दे, इसीलिए वो अपने ही द्वारा बनाए गए सिंथेटिक ब्लड को यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके यूजेज के कुछ समय के बाद में उसे ये बात रियलाइज होती है कि सिंथेटिक ब्लड सिर्फ उसे 6 घंटे तक की ही लिमिट देता है, यानी कि हर 6 घंटों में उसे वो ब्लड कंज्यूम करना ही पड़ता है। और अगर उसने ये ब्लड रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसकी लिमिट और भी ज्यादा घटती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब सिंथेटिक ब्लड उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगा और उसे फिर से ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करने के लिए उतरना पड़ेगा। अब धीरे धीरे करके मॉर्बियस को अपने शरीर के बारे में पता लगने लगा था कि उसके अंदर क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उससे मिलने के लिए माइलो पहुंच जाता है। माइलो को ये बात नोटिस होती है कि अब मॉर्बियस पहले के मुकाबले ज्यादा तंदुरुस्त और साथ ही चलने फिरने में कैपेबल है। तो वो उससे उसका राज पूछता है कि आखिर तुम ठीक कैसे हुए, क्या तुमने उस सीरम को जो यूज किया है वो सचमुच काम करता है। मॉर्बियस मुझे भी वो सीरम चाहिए, लेकिन तब मॉर्बियस उसे कहता है कि वो सीरम एक जानलेवा जहर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं अब एक इंसान से एक दरिंदा बन चुका हूँ। तुम सोच नहीं सकते हो कि मेरे साथ इन दिनों क्या क्या हुआ है। मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में काफी झड़प भी होती है। माइलो से बार बार उस सीरम को देने के लिए कहता है, लेकिन मॉर्बियस उसे वो सीरम नहीं देता, जिसके बाद में माइलो वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद में मॉर्बियस को पता चलता है कि उसकी लैब में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, और डेथ के बाद में उसकी बॉडी से उसका सारा खून कंज्यूम कर लिया गया था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहां पर पुलिस को मॉर्बियस पर ही शक होता है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस उस जहाज पर भी हुआ था जहां पर मॉर्बियस मौजूद था। इस इंसिडेंस के बाद में मॉर्बियस को भी ये लगने लगता है कि हो सकता है कि जब वो अपने दरिंदे वाले फॉर्म में हो तो उसी ने ही अपने लैब के एम्प्लॉय को जान से मारा हो, क्योंकि जब भी मॉर्बियस वैम्पायर बनता है तो उसके शरीर पर उसका बिल्कुल भी काबू नहीं होता। और इतनी सारी बातें जब क्लियर होने लगती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मॉर्बियस को पकड़ा जाने वाला होता है तो वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे तैसे पुलिस उसे पकड़कर जेल में कैद कर ही लेती है, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। मगर वहीं पर उससे मिलने के लिए उसका पुराना दोस्त लूशियस आता है, और उसके हाथ में एक छड़ी भी होती है और साथ ही एक खून की थैली जो कि वो जाते वक्त वहीं पर छोड़ जाता है, जिसे देखकर मॉर्बियस को ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं लूशियस ने भी वही सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया होगा, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को अगेन पूरी तरीके से रीहील कर पाया है। अब जाकर मॉर्बियस को ये बात भी क्लियर हो जाती है कि उसकी लैब में जिस एम्प्लॉय की डेथ हुई थी वो उसकी खुद की वजह से नहीं बल्कि लूशियस के दरिंदे बनने की वजह से हुई थी। अब कहीं लूशियस अपने खून की भूख को मिटाने के लिए और भी ज्यादा लोगों को जान से न मार डाले, इसलिए मॉर्बियस वहां से जेल तोड़कर भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद में मॉर्बियस जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड लूशियस से मिलता है और उसे समझाता है कि तुम अब एक दरिंदे बन चुके हो। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है और कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन लूशियस उसकी एक बात नहीं मानता और बल्कि उसके सामने जो भी आता वो उसे जान से मार डालता। तभी लूशियस अपने फ्रेंड मॉर्बियस को एक ऑफर देता है और कहता है कि हमारे पास में एक ऐसी ताकत है जो कि दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो न जाने क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन मॉर्बियस उसका साथ निभाने से मना कर देता है। लूशियस चाहता था कि वो उसके साथ मिल जाए, लेकिन अब जब उसे पता चल चुका था कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली तो वो हर उस कोशिश में लग जाता है जिससे कि मॉर्बियस पुलिस के हाथों पकड़ा जाए या फिर खत्म हो जाए। और वो धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स भी करने लगता है। लेकिन अब ये बात मॉर्बियस तक भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो अपने लैब में जाकर एक ऐसे सीरम को बनाता है जिसको शरीर में इंजेक्ट करने के बाद में वो शरीर अपने पहले वाले फॉर्म में वापस आ सकता था, और इसका यूज मॉर्बियस लूशियस पर करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ लूशियस अब और भी ज्यादा ब्रूटल हो चुका था, क्योंकि उसने इंसानों का ब्लड पी पी कर अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना लिया था। लोगों को जान से मारने की भूख उसकी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, इसलिए वो अपने ही डॉक्टर को मार देता है और साथ ही मार्टिन को भी अधमरा कर देता है। जब मॉर्बियस वहां पर मार्टिन को बचाने के लिए पहुंचता है तो उस वक्त वो खुद भी काफी ज्यादा कमजोर था और मार्टिन तो वैसे ही अधमरी पड़ी थी, लेकिन लूशियस डबल ताकतवर था। इसके पीछे रीजन सिंपल सा था कि मॉर्बियस ने इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक ब्लड का ही यूज किया था, जबकि दूसरी तरफ लूशियस अब तक ह्यूमन ब्लड पर जिंदा था। यहाँ मार्टिन मॉर्बियस को कहती है कि उसे लूशियस को रोकना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लूशियस पूरे शहर पर अपना प्रकोप बरसा देगा और हर किसी की जान ले लेगा, और अगर तुम्हें लूशियस से लड़ना है तो तुम्हें भी ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करना ही होगा। इसीलिए वो मॉर्बियस से कहती है कि तुम
तुम मेरा ब्लड कंज्यूम कर दो और अपने आप को ताकतवर बनाकर उसकी कहानी यही खत्म कर दो। और अब नहीं चाहते हुए भी मॉर्बियस मार्टिन का ब्लड कंज्यूम कर लेता है ताकि वो लूशियस से लड़ पाए, जहां पर हमें दो बड़े महायोद्धा यानी कि मॉर्बियस और लूशियस के बीच में एक बहुत ही शानदार और तगड़ी फाइट दिखाई जाती है। लेकिन अब क्योंकि लूशियस की हेल्थ और साथ ही उसकी स्ट्रेंथ मॉर्बियस से ज्यादा तगड़ी थी, इसलिए वो हर बार मॉर्बियस को बीट कर रहा था। लेकिन इसी बीच मॉर्बियस को ये बात पता चलती है कि उसके पास में एक और स्ट्रेंथ भी है, जो कि था बैट्स के साथ में बात करके उनके साथ कम्युनिकेट करना और उन्हें खुद के अकॉर्डिंग कोई भी काम दे देना। और अब उन सभी बैट्स की मदद से मॉर्बियस लूशियस के ऊपर एक दमदार अटैक करता है और लूशियस वहीं पर गिर जाता है। और फिर वो उसके करीब आकर अपना बनाया सीरम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसे इंजेक्ट करते के साथ ही लूशियस वहां पर जान से मारा जाता है, जिसके बाद में मॉर्बियस वहां से चला जाता है। लेकिन वहीं पर अगले सीन में हमें मार्टिन दिखाई पड़ती है, जो कि पहले अधमरी हालत में थी और अब बिल्कुल अपने आप को रीहील कर चुकी थी, यानी कि अब उसके अंदर भी मॉर्बियस जैसी पावर्स आ चुकी थी, जिसका रीजन था लूशियस, क्योंकि उसने उसे अधमरा कर छोड़ा था। अगर वो उसका पूरा खून पी जाता तो वो जान से मारी जाती, लेकिन अधमरी हालत में उसकी बॉडी वैम्पायर डीएनए के साथ कम्युनिकेट कर चुकी थी और यही रीजन था कि वो भी अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, जहां पर हमें आसमान में वही सीन दिखाया पड़ता है जो कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पर देखा था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मार्टिना कडावरस मंत्र का यूज करते हुए स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया में भुला दिया था। और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफी सारे यूनिवर्स के अलग अलग विलेंस को इस यूनिवर्स में आते हुए देखा था। तो यानी कि ये मूवमेंट उसी सीन को दर्शाता है, जिसकी ठीक बाद में हमें एड्रियन डूम्स देखने को मिलता है, जिसे हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था। जिसके बाद में आता है इस मूवी का सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हम देख पाते हैं कि डॉक्टर माइकल मोर्बियस इस वक्त अपनी कार से कहीं जा रहा था और उसी वक्त उससे मिलने के लिए डॉक्टर एड्रियन डूम्स आता है, यानी कि वल्चर। तो मॉर्बियस उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वल्चर उसे बताता है कि उसके यहाँ पर होने का रीजन है स्पाइडरमैन, और साथ ही वो मॉर्बियस को ये भी कहता है कि हमारी तरह काफी कम लोग मौजूद हैं जिनका सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है स्पाइडरमैन। जिसे सुनकर मॉर्बियस कहता है कि इस काम में मजा आने वाला है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन मूवीज में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।